Arun sir, shall we start? Yes sir. Okay. नमस्कार, मेरा नाम आशीष गुप्ता है ऑन बिहाफ ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फोरम। आज का हमारा टॉपिक है GSTR 3B and 1 विद न्यू IFF फैसिलिटी एंड QRMP स्कीम, जो आई थिंक अभी 10 नवंबर को ही नोटिफाई की है CBIC ने। और आज के हमारे एमिनेंट स्पीकर हैं CA अरुण छाजर जी, जो आज की डेट में एजुकेटिंग इनका एक बहुत बड़ा ब्रांड भी बन गया है, जहां तक मैं समझता हूँ। ये क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी भी है। ये MSME PPDC में GST फैकल्टी भी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिट है। एंड ही इज आल्सो फैकल्टी एज SGST ऑफिसर ट्रेनर विद वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। He has been a speaker on various forums and regulatory conducting and completed 13 online batches with CA Club India. His major GST training includes GST training at Indian Air Force, SGST officers in various states Management Institute, ICI. Before setting up his practice in 2017, he has worked at senior positions with various corporates like TCS, ICICI Bank, Soma Isolux. He is also an entrepreneur and runs his edtech startup under the brand name of Educating, which provides online training on various finance related courses. For regular update on GST, you can visit Arun sir's YouTube channel Educating also. Now, without taking much time of participants, I request Arun sir to please start their session. Over to you, sir. थैंक यू वेरी मच फॉर माय वार्म वेलकम। काफी ज्यादा बता दिया आपने, इतना कुछ भी नहीं है। सर बहुत कम है, आपकी अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंग कम है। थैंक यू सर। ये हमेशा प्राउड की बात होती है जब भी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है अमंग सीए, ये हमेशा प्राउड की बात होती है, हर किसी सीए के लिए बात होती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। एंड आज का टॉपिक इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि अभी हमारे न्यू रिटर्न सिस्टम में क्या चेंज हो रहे हैं और किस तरीके से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर 1 जनवरी 2021। ठीक है, क्या चेंजेस हुए एग्जिस्टिंग 3B के नोटिफिकेशंस में, क्या चेंजेस हुए रूल में 59, 60 एंड 61। सो वी विल ऑल डिस्कस वन बाय वन इन द वेरी स्लो मैनर so that we can digest, we can understand the entire concept. I hope it's visible, everything is okay na? Yes sir, your screen is visible. ठीक है। So पॉइंट नंबर 1, मैं सर्कुलर 143 के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले हम समझेंगे QRMP का कॉन्सेप्ट, पूरा QRMP का कॉन्सेप्ट। QRMP का अगर मैं बात करूं, सर्कुलर 143 ने क्या कहा, जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, जो 5 अक्टूबर 20 को उनके रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्या रिकमेंडेशन था, अगर कोई रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है जिसकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, तो क्या कर सकता है, वो क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल कर सकता है और मंथली बेसिस पर वो पेमेंट कर सकता है। यहीं से ये नाम डिराइव हो गया QRMP और यहीं से इसका नाम क्रिएट हो गया QRMP स्कीम। That would be effective from 1 January 2021। यहां पे आप 21 लिख सकते हैं। Now to implement or to give effect of the QRMP scheme, majorly notification number 81, 82, 84 and 85 has been issued। 81 ने सेक्शन 39 के प्रोविजन को अमेंड किया। सेक्शन 39 जो कि हम मंथली रिटर्न की बात करते हैं, वहां पे जो सबसेक्शन 1 है वो GSTR 3B मंथली की बात करता है। वहां पे टू गिव द इफेक्ट ऑफ द क्वार्टरली रिटर्न द प्रोवाइजो हैज बीन मेड इफेक्टिव, कुछ चेंजेस किया उसमें एंड क्वार्टरली रिटर्न फाइलर का ऑप्शन वहां पे दिया। सो वी कैन से द फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 इज बेसिकली द QRMP स्कीम। रिपीट करता हूं, द फर्स्ट सेक्शन, द सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 का पहला प्रोवाइजो,
rather एक ही प्रोवाइजो है, तो नॉट पहला, द फर्स्ट द प्रोवाइजो टू द सबसेक्शन 1। नेक्स्ट नोटिफिकेशन 82, इसने सीजीएसटी के रूल को अमेंड किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमें डिटेल में समझना। रूल 59 जो आउटवर्ड सप्लाई की बात करता है, रूल 60 जो इनवर्ड सप्लाई की बात करता है, एक नया रूल और बनाया 61 कैपिटल ए। थर्ड नोटिफिकेशन 84, उसने नोटिफाई किया कि कौन से क्लास ऑफ द पर्सन 39(1) के प्रोवाइजो में आएंगे। एंड लास्ट नोटिफिकेशन 85, कैसे पेमेंट करना होगा मंथली बेसिस पर, उसके बारे में हमें समझाया गया है। अब सबसे पहले हम ये बात समझते हैं, सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि वो कौन से पर्सन हैं जो इस स्कीम को ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो पहली बात तो वहीं से समझ में आ गई कि रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन अप टू 5 करोड़। मैं कह सकता हूं अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पॉइंट टू बी नोटेड, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी भी एसएससी की टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, इन दैट केस ही वुड नॉट बी एलिजिबल। और 5 करोड़ तक है तो शायद क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर लिया होगा, बट ड्यूरिंग द पीरियड में, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अप टू करंट पीरियड मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड कर गई। अब यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, मान लो जुलाई से सितंबर क्वार्टर है, मैं ऑलरेडी ऑप्ट कर चुका हूं क्यूआरएमपी स्कीम, और मुझे जुलाई में कोई एक ऐसा साइजेबल अमाउंट का एक ऑर्डर मिलता है जिसके कारण मेरी जो करंट फाइनेंशियल ईयर उसकी टर्नओवर एक्सीड कर जाती है 5 करोड़ से। क्वेश्चन क्या बनता है, सर अभी तक मैं मंथली बेस, अभी तक मैं क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल कर रहा था और मंथली बेस पे टैक्स जमा करवा रहा था, क्यूआरएमपी स्कीम, बट क्या होगा अगर जुलाई में मेरी टर्नओवर एक्सीड कर गई 5 करोड़, तो क्वेश्चन ये आएगा कि क्या मुझे अगस्त से मंथली फाइल करना पड़ेगा या अगले क्वार्टर से या अगले फाइनेंशियल ईयर से। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सब्सिक्वेंट स्लाइड में दूंगा। अब मैं आता हूं ये ऑप्शन, अब कोई एक पर्टिकुलर डेट को एक्सरसाइज कर सकते हैं? नहीं सर, ये थ्रू आउट द ईयर यू कैन एक्सरसाइज दैट ऑप्शन, थ्रू आउट द ईयर यू कैन एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो जुलाई टू सितंबर क्वार्टर है, उसके लिए टैक्सेबल पर्सन क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करना चाहता है, तो कोई एक पर्टिकुलर डेट है या पर्टिकुलर एक पीरियड है जिसके अंदर अगर वो ये अपने ऑप्शन को अवेल कर लेता है तो ही वुड बिकम एलिजिबल फॉर, और ही वुड बिकम अंडर द कैटेगरी ऑफ द क्यूआरएमपी फॉर जुलाई टू सितंबर। दिस इज माय पॉइंट। रिपीट करता हूं अगेन, जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए मैं क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहता हूं, कोई एक पर्टिकुलर कट ऑफ डेट है या कोई एक पर्टिकुलर पीरियड है जिसके within that the particular taxable person has to avail that option। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो टाइम पीरियड है उसका प्रीसीडिंग क्वार्टर क्या है, मैं किस क्वार्टर के लिए ऑप्ट करना चाहता हूं, जुलाई टू सितंबर। प्रीसीडिंग क्वार्टर सर फॉर द मंथ ऑफ, द प्रीसीडिंग क्वार्टर वुड बी अप्रैल टू जून, द प्रीसीडिंग क्वार्टर वुड बी अप्रैल टू जून। इसका सेकेंड मंथ का फर्स्ट डे क्या होगा, फर्स्ट में। एक डेट आप ये रखिएगा। अब मैं एक सेकेंड डेट पूछ रहा हूं आपसे, करंट क्वार्टर जिसके लिए आप क्यूआरएमपी ऑप्ट करना चाहते हैं क्या है, सर जुलाई टू सितंबर। एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ व्हाट इज द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ, जुलाई अगस्त सितंबर, पहला महीना जुलाई, इसका लास्ट डे दैट इज 31st July। So what become the period within which I have to avail the scheme, within which I have to give the option, within which I have to give my intention which option I like to go।
क्या पीरियड बन गया? 1 मई से लेके 31 जुलाई, ये इतना पीरियड है आपके लिए, सो दैट यू कैन गो विथ QRMP एंड फॉर विच क्वार्टर? फॉर जुलाई टू सितंबर क्वार्टर। कोई कंडीशन? यस सर, मेजर एक कंडीशन है। क्या है वो कंडीशन? सर ये कंडीशन है कि जितने भी रिटर्न ड्यू है ऑन द पर्टिकुलर डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन, मान लो मैं 1 मई को इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा हूं तो जितने भी आपके एग्जिस्टिंग रिटर्न ड्यू हैं वो फाइल हो जाने चाहिए, अदरवाइज आई वुड नॉट बी एबल टू एंटर इनटू द न्यू स्कीम। दैट इज द ओनली कंडीशन। सपोर्टिंग रूल क्या है? रूल 61 कैपिटल ए। मैंने आपको कहा था कि एक नया रूल इंसर्ट हुआ है, क्या चीज के लिए? ये मैनर फॉर ऑप्टिंग द फर्निशिंग क्वार्टरली रिटर्न। एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज को रीड कर लेते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू फर्निश द रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस अंडर द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39, ये क्या है? सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 इसका प्रोवाइजो QRMP क्वार्टरली रिटर्न फाइलर के लिए है। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि अंडर द प्रोवाइजो मतलब क्या हुआ? वो QRMP की बात कर रहा है। Shall in accordance with the condition and the restriction as may be notified in this regard indicate his preference for furnishing the return on quarterly basis. कब? From which date to which date? From first day of the second month, मेरे एग्जांपल में मैंने आपको 1 मई कहा था, and to the last day of the first month of the quarter for which the option is being exercised, that is 31st July. प्रोवाइजो ये कहता है कि आप जब भी रिटर्न फाइल, जब भी ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो जितने भी रिटर्न पेंडिंग है वो सारे आपके फर्निश हो जाने चाहिए। एक पॉइंट तो समझ में आ गया किस पीरियड में मुझे ये अप्लाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं। मान लो जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए आपने ऑप्ट कर लिया, क्या नेक्स्ट क्वार्टर के लिए QRMP स्कीम को कंटिन्यू करने के लिए फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर वुड यू रिक्वायर टू फाइल, वुड यू रिक्वायर टू एक्सरसाइज एनी ऑप्शन? आंसर इज नो। मैं एक बार मैंने ऑप्ट कर लिया, ये ऑप्शन मैंने एक बार एक्सरसाइज कर लिया तो मैं इस स्कीम में तब तक बना रहूंगा जब तक या तो मैं इनएलिजिबल नहीं हो जाता, इनएलिजिबल बिकॉज ऑफ ग्रेटर देन 5 करोड़, या मैं खुद अपने आप से ऑप्ट आउट नहीं कर लेता। मतलब ऑप्शन है, मान लो आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, बट फिर भी अगर आप चाहें, अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है एंड अगर आप चाहें तो आप मंथली स्कीम में जा सकते हैं, आप इग्नोर कर सकते हैं QRMP, या लेने के बाद में भी आप उस स्कीम से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। वेरी सिंपल। So what is the corresponding provision? The first proviso to the rule 61 capital A. इसका लीगल बैकिंग क्या है? ये बात कहां लिखी हुई है? रूल 61 कैपिटल ए में लिखी हुई है। दो बात कहता है, या तो वो इनएलिजिबल हो जाता है या मंथली बेसिस में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। ओनली इन 2 सर्कमस्टांसेस ही वुड नॉट बी एलिजिबल, अदरवाइज वो कंटिन्यू कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूं, अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड कर जाती है 5 करोड़, मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि जुलाई टू सितंबर क्वार्टर है और जुलाई में मेरे को कोई एक ऐसा ऑर्डर मिला जिसके कारण जो अप्रैल से जुलाई तक की टर्नओवर है वो इटसेल्फ 5 करोड़ से ज्यादा है। मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, क्या मुझे अगस्त से मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा या किस डेट से मुझे मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से मुझे मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? दिस इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। यू कैन टेक्स्ट इन द चैट बॉक्स, आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं।
एनी आइडिया, एनी गेस? शाह साहब ने बोला है कि अगस्त से मंथली करना पड़ेगा क्योंकि जुलाई में आपकी ऑलरेडी एक्सीड हो गई है। ठीक है, ओके फाइन, अक्टूबर से मंथली करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट सर, एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट सर। मैं एक बार लीगल प्रोविजन रीड कर लेता हूं एंड राइट आंसर इज अक्टूबर से होगा। जिस क्वार्टर में आपकी टर्नओवर एक्सीड होती है उस क्वार्टर के बाद जो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है तब से आपका जो ये एग्जिस्टिंग स्कीम है वो इनएलिजिबल हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ का पहला दिन से आपको मंथली स्कीम में जाना पड़ेगा। लीगल बैकिंग सबसेक्शन सब रूल 2 ऑफ द 61 कैपिटल ए। एक बार रीड कर लेते हैं लैंग्वेज। ए रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाती है 5 करोड़ से करंट फाइनेंशियल ईयर में shall opt for furnishing the return on a monthly basis from which date the first month of quarter succeeding the quarter, कौन सा क्वार्टर जिसके अंदर टर्नओवर एक्सीड कर गई, जुलाई टू सितंबर क्वार्टर टर्नओवर एक्सीड, सो नेक्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट डे दैट इज 1 अक्टूबर। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। अब हम बात करते हैं डिफॉल्ट माइग्रेशन की। अब हम थोड़ी बात करते हैं डिफॉल्ट माइग्रेशन की। क्या है ये डिफॉल्ट माइग्रेशन? डिफॉल्ट माइग्रेशन मैं ये कह सकता हूं एक फैसिलिटी है। डिफॉल्ट माइग्रेशन एक फैसिलिटी है। क्या चीज की फैसिलिटी? सर ये फैसिलिटी है टैक्स पेयर को उसकी चॉइस को रिकॉग्नाइज करने की। उसका क्या करंट पैटर्न है उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हुए न्यू रिटर्न सिस्टम का ऑप्शन मंथली या क्वार्टरली ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाए। ये कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? दो बातें हैं। पहला कंडीशन है लास्ट ईयर का, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर था वो मेरा कितना है, अप टू 5 करोड़, प्लस जो प्रीसीडिंग मंथ है ना अक्टूबर, उसका 3B जो मैक्सिमम आज लास्ट डेट है भाई, या तो 22 तारीख थी या 24 तारीख थी। उन्होंने कहा जो अक्टूबर मंथ का 3B है वो आपने 30 नवंबर तक अगर फाइल कर दिया, इफ यू आर हैविंग द टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विच इज द मेन रिक्वायरमेंट, प्लस अक्टूबर मंथ का जो 3B है दैट 3B यू आर फर्निश्ड बाय 30th November. In that case, the system, the portal will identify your preference and accordingly the default migration will be provided by the system. कैसे, क्या होगा डिफॉल्ट माइग्रेशन? देखो सर, 3 कैटेगरी में बांटा इन्होंने। अगर आपकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है और आप GSTR 1 क्वार्टरली पे फाइल कर रहे हैं। सेकंड है अगर आप GST आपकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, आप GSTR 1 मंथली बेसिस पर फाइल कर रहे हैं, यह ऑप्शन ध्यान रखिएगा। तीसरा, अगर आपकी टर्नओवर ग्रेटर देन 1.5 है बट अप टू 5 करोड़ है और GSTR 1 आप कोई ऑप्शन ही नहीं है, करंटली तो मुझे मंथली करना पड़ेगा ना, करंटली तो मुझे मंथली करना पड़ेगा। सो दीज आर द 3 ऑप्शन। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। एग्जिस्टिंग टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़, और यहां पे बार बार ध्यान रखिएगा मैं जो टर्नओवर यूज कर रहा हूं वो मैं एग्रीगेट टर्नओवर यूज कर रहा हूं, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर पैन इंडिया कंसिडरिंग ऑल द GST नंबर। द GSTR 1 अगर मैं क्वार्टरली फाइल कर रहा हूं तो डिफॉल्ट ऑप्शन जो सिस्टम मुझे देगा वो क्या होगा सर, वो भी क्वार्टरली होगा। ओके, अप टू 1.5 करोड़ एंड आई हैव द ऑप्शन टू गो क्वार्टरली, बट मैंने मंथली ऑप्ट किया है। इन दैट केस डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है वो ऑटोमेटिकली मेरे को मंथली स्कीम में लेके जाएगा। अगर मेरी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 5 करोड़ है, करंटली जो अलोकेशन है मंथली और क्वार्टरली का, करंटली
एज पर द करंट सिस्टम वो क्या है टर्नओवर का अमाउंट 1.5 CR। अगर मेरी 1.5 करोड़ के नीचे है, अप टू है, तो मैं क्वार्टरली ऑप्ट कर सकता हूं। अगर ज्यादा है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन ज्यादा है बट अप टू 5 करोड़ है तो ऑब्वियस है उसने GSTR 1 जो भी करंट फाइल कर रहा होगा वो मंथली कर रहा होगा, बट डिफॉल्ट ऑप्शन क्या देगा? क्वार्टरली देगा। डिफॉल्ट ऑप्शन क्या देगा? क्वार्टरली देगा। अब पॉइंट ये आता है, चलो सर जो भी उसने डिफॉल्ट माइग्रेशन दिया, क्या मैं उस डिफॉल्ट माइग्रेशन को चेंज कर सकता हूं? क्या मैं उसको एडिट कर सकता हूं? अगेन आंसर इज यस। द टाइम पीरियड टू मेक द एडिटिंग इज फ्रॉम 5th of December, मतलब नवंबर महीने के खत्म होने के बाद 5 दिन, वहां से लेके कब तक? 31st Jan। एक बार आई होप इट्स क्लियर। एक बार हम बात करते हैं इसकी लीगल बैकिंग क्या है, और साथ में हम नोटिफिकेशन 84 पढ़ते हैं जिसने नोटिफाई किया है। एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ है, और रिटर्न जिसने ऑप्ट किया है, क्या ऑप्ट किया है? क्वार्टरली बेसिस पर एज पर द सब रूल 1 ऑफ द रूल 61 कैपिटल है। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी हमने, रूल 61 कैपिटल है क्या चीज का है सर? मैनर फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, जिसमें टाइम लिमिट की बात की गई थी, कंडीशन की बात की गई थी, ठीक है ना? वहां के अकॉर्डिंग मैंने ऑप्ट किया क्वार्टरली, ठीक है, और मेरी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है? अप टू 5 करोड़। तो मुझे क्या करना होगा? रिटर्न वुड गोज ऑन मंथली बेसिस, नो सर, ऑन क्वार्टरली बेसिस, बट टैक्स वुड गोज ऑन monthly basis with effect from Jan 21. What are the two condition? एक तो रिटर्न जो भी है वो आपने एक्सरसाइज कर लिया, और ऑप्शन जो भी आपने एक्सरसाइज किया इट विल कंटिन्यू अनलेस आप इनएलिजिबल नहीं हो जाते। ये हम बात कर चुके हैं। अगर मेरी टर्नओवर एक्सीड कर जाती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में तो मुझे क्या करना है? ये डीम्ड ऑप्शन जो हमने अभी बात की है, अब कुछ जनरल पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मैंने 3B फॉर द मंथ ऑफ द अक्टूबर अगर 30 नवंबर तक फाइल नहीं किया, मान लो 1 दिसंबर को फाइल किया, तो क्या होगा? क्या मैं स्कीम कन्वर्ट कर ही नहीं सकता? सर मैं कर सकता हूं, पर जो ये डिफॉल्ट माइग्रेशन वाला जो ऑप्शन था ना, वो मेरे लिए सिस्टम नहीं देगा। मुझे खुद को ऑप्ट करना पड़ेगा, मुझे खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरी टर्नओवर कितनी थी और मैं किस स्कीम में जाना चाहता हूं, या मैं किस स्कीम के लिए एलिजिबल हूं। सिस्टम जो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट माइग्रेशन देता था वो अवेलेबल नहीं है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दैट कंडीशन वुड रिमेन सेम कि जिस दिन मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा हूं सारे रिटर्न फर्निश हो गए। अगर किसी ने नया रजिस्ट्रेशन लिया है या कंपोजिशन से ऑप्ट आउट करके वो रेगुलर में कन्वर्ट किया उसने, in that case again the option would be available to opting for this QRMP scheme। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन है तो डिफरेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मान लो अरुण having the registration in Delhi, in Haryana, in Rajasthan, he can opt different scheme. He can opt QRMP for Delhi, he can file monthly return for Haryana, he can file again under the QRMP for Rajasthan, because the circular has clarified that whatever the QRMP scheme is attached or assigned to the particular GST number. So if you have the multiple GSTIN, because of the distinct person, you become distinct because of the section 25 subsection 4. So once you become distinct, even though you can opt different option for the QRMP or different option for filing of the return, one QRMP, second monthly, or vice versa. अब थोड़ी बात करते हैं रूल 59 की। ये रूल 59 कंप्लीटली चेंज हुआ है, सब्स्टिट्यूट हुआ है नया रूल। रूल 59 किसके बारे में बात करता है? फॉर्म एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई।
GSTR 1 की बात करता है। सर सेम विरुद्ध साहब, अगर एक पर्सन है विद इन द सेम स्टेट, अगर अलग जीएसटी नंबर है या दो स्टेट में अलग जीएसटी नंबर है, दोनों के केस में वो एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन है, वो कहते हैं कि जीएसटीआईएन वाइज आप ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब मान लो मेरे दिल्ली में दो नंबर है, एक आईटीओ के एड्रेस के लिए लिया है और एक गांधीनगर के लिए लिया है, तो गांधीनगर के लिए मैं क्यूआरएमपी ऑप्ट करना चाहता हूं और आईटीओ के नंबर के लिए मैं मंथली रिटर्न फाइल करना चाहता हूं। आंसर इज यस, आई कैन। Rule 59, every registered person other than OIDAR, फुल फॉर्म क्या है? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। मैं सेक्शन 14 की बात कर रहा हूं, अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं। सेक्शन 14 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जिसमें इसके कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। ये नॉर्मली कहता है आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना है, इधर मंथली और क्वार्टरली, डिपेंडिंग अपॉन योर टर्नओवर। अब हम बात करते हैं 59 सब रूल 2 की एंड 59 सब रूल 3 की। इसको थोड़ा समझते हैं। सो करंटली वी आर डिस्कसिंग द चेंजेस मेड इन द जीएसटीआर 1। करंटली वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज द चेंजेस which would be from 1st of Jan with respect to the GSTR 1. Rule 59 सब रूल 2 क्या कहता है? Every registered person जिसने 3B प्रोवाइजो टू 39 सबसेक्शन 1 वाला ऑप्ट किया है, जिसने 3B प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39 वाला फाइल किया, मींस क्यूआरएमपी ऑप्ट किया है, क्यूआरएमपी ऑप्ट किया है, तो उन्हें डिटेल फर्निश करनी होगी। सच आउटवर्ड सप्लाई which is made to only registered person, I can say it's B2B transaction. कब? फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ। मैं बात कर रहा हूं क्वार्टर जुलाई टू सितंबर की, तो जो जुलाई वाला क्वार्टर है उसका, जुलाई टू सितंबर के क्वार्टर का जो जुलाई का मंथ है और अगस्त का मंथ है, उसके लिए मुझे कौन से ट्रांजेक्शन एंटर करने हैं? ओनली B2B। अपर लिमिट अप टू 50 lakhs इन ए मंथ, अप टू 50 lakhs इन ए मंथ। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50 लाख रुपए तक की अपर कैप है। नेक्स्ट, किसके थ्रू? जीएसटीआर 1 नहीं, IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। मतलब कुछ एक वे होगा by which we can add our details of the outward supply which is B2B transactions. B2C as B2CL will not be possible to add. मेन पर्पस क्या है IFF का? कोई बता सकता है मुझे मेन पर्पस क्या है IFF का? What is the main reason to bring that IFF scheme? और एक और पॉइंट, anyone can give the some clue that what is the requirement for having such IFF facility? I do agree SSG, but in addition to that, अगर मैं लेमन लैंग्वेज की बात करूं, सर आज हम एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी मालूम? आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, मैं मंथली 3B फाइल कर रहा हूं, मेरा सप्लायर क्वार्टरली फाइल कर रहा है, मैं आईटीसी कैसे लूंगा अगर 2A 2B में नहीं आएगा? एंड 2A 2B में कब आएगा? सर जब वो मेरा सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल कर देगा, तब ये ट्रांजैक्शन मेरे 2A 2B में आएगा। 2A 2B में क्या डिफरेंस है हम डिटेल में बात करेंगे आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम, बट अभी मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि आईएफएफ की जरूरत क्यों थी। रीजन है कि सप्लायर जो क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, बट मैं तो मंथली टैक्स जमा करवा रहा हूं, मंथली 3B फाइल कर रहा हूं, एंड इन विच आई एम नॉट एलिजिबल टू टेक आईटीसी। अब क्या होगा? मेरा और उसका ट्रांजैक्शन क्या है? B2B। अब उसके पास क्या ऑप्शन है? आईएफएफ में ऐड कर देगा। जैसे ही वो ऐड करेगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली द सेम डिटेल्स would be reflected in GSTR 2A 2B।
ये कहां लिखा गया? रूल 60 में हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है। ठीक है, सो द मेजर पॉइंट बाय विच द IFF वी कैन से द IFF विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम दैट ITC जहां पे सप्लायर क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है, इसकी एक ड्यू डेट है सर, किसकी? IFF की, 1 तारीख से लेके 13 तारीख तक, 1st to 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यहां तक तो बात समझ में आ गई। पहले महीने और दूसरे महीने की बात हम कर चुके हैं, अब हम तीसरे महीने की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड मंथ, दैट इज सितंबर। सितंबर को क्या करना है सर? सितंबर को क्या IFF में डिटेल ऐड करनी है? नहीं सर, बिकॉज इन दैट मंथ वी नीड टू फाइल द GSTR1 फॉर दैट क्वार्टर and only exclusion has been given by this sub rule that जो डिटेल आप IFF के थ्रू ऑलरेडी ऐड कर चुके हो उनको हटा दीजिए। बैलेंस इंफॉर्मेशन यू नीड टू ऐड, बैलेंस इंफॉर्मेशन यू नीड टू ऐड, मीनिंग देयर बाय वी कैन से दैट GSTR IFF में हमने क्या डाला होगा, चाहे इंटर हो या इंट्रा स्टेट हो, अगर B2B का ट्रांजैक्शन है तो वो हमने ऐड किया होगा, और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पर्टेनिंग टू द इनवॉइसेस इश्यूड टिल प्रीवियस मंथ, उन चीजों को हमने ऐड किया होगा। किसमें सर? IFF में। इनको हटा के बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप ऐड करोगे। GSTR1 में कोई चेंजेस नहीं है, B2B, B2C लार्ज, B2C स्मॉल, अमेंडमेंट, उसके बाद में वो सारे ऑप्शन, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एटसेट्रा, वी विल एंटर। कुछ और पॉइंट की बात करते हैं। ये बोला गया कि कंटिन्यूअस आप अपलोड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर डेट को ही क्लोज करना है। IFF 1 तारीख, मान लो आपकी टोटल 10 इनवॉइस है, आपने 1 तारीख को 1 ऐड किया, 2 तारीख को 2 ऐड किया, 3 तारीख को 3 ऐड किया, मान लो ऐसे करके भी आप एक साथ सारी इनवॉइस की इंफॉर्मेशन डालना नहीं चाहते, आप कंटिन्यूअस डाल सकते हैं। आंसर इज यस, नो प्रॉब्लम। सेकंड, जैसे ही आप IFF में ऐड करेंगे द सेम वुड बी रिफ्लेक्टेड इन 2A एंड 2B। क्वेश्चन है व्हेन, रूल 60 की बात करेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन क्या IFF में इंफॉर्मेशन डालना मैंडेटरी है? नो सर, इट्स ऑप्शनल। ये एक फैसिलिटी है, चाहो तो आप अवेल कर लो, ना चाहो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। एंड यू कैन ऐड एंटायर डिटेल ऑन क्वार्टर एंड जब होगा, देन यू कैन ऐड द एंटायर डिटेल इन द GSTR1 फॉर दैट क्वार्टर। यू कैन इग्नोर इन टोटलिटी द IFF। GSTR1 की भी बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मंथली पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, QRMP, रिटर्न क्वार्टरली पेमेंट मंथली। अभी GSTR अगर मैं आउटवर्ड सप्लाई की बात करूं तो हमें मंथली क्या करना है? मंथली हमें IFF के थ्रू ऐड करना है, और क्वार्टरली क्या करना है? हमें GSTR1 फाइल करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मंथली टैक्स पेमेंट है वो कैसे होगा। यहां पे कुछ बातें क्या है, आपको जो टैक्स का पेमेंट करना है वो किसके थ्रू करना होगा? PMT 06। हम अच्छे से जानते हैं, अभी भी कर ही रहे हैं हम, चालान का तो पेमेंट हम ऐसे ही करते हैं ना, PMT 6 के माध्यम से, तो वैसे ही करना है। बट यहां पे जो पेमेंट करना है वो फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ आपको PMT 6 के माध्यम से करना है, और बाकी जो है वो 3B, जैसे ही आप नॉर्मली, अभी हम 3B फाइल कर रहे हैं, इन द सेम पैटर्न वी आर गोइंग टू फाइल 3B। इसकी ड्यू डेट क्या है सर? 25th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग दैट मंथ। मतलब सर 25 तारीख ड्यू डेट हो चुकी है इंस्टेड ऑफ 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख। नेक्स्ट, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर। ये एक नया ऑप्शन आएगा जब हम PMT 06 को फाइल करेंगे फ्रॉम जैन ऑनवर्ड।
as reason for generating the challan, I should select the reason, the monthly payment for quarterly taxpayer. ये रीजन अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो जो पर्टिकुलर अमाउंट हमने डिपॉजिट किया है ना, वो अमाउंट कहीं भी यूज नहीं हो सकता अदर देन GSTR 3B फॉर दैट क्वार्टर. रिपीटिंग अगेन, पहला बात कि पहला महीना और दूसरा महीना उस क्वार्टर का आपको किसके माध्यम से टैक्स डिपॉजिट करना है? PMT 06. दूसरा क्या ड्यू डेट है? 25th डे ऑफ सक्सेडिंग सच मंथ. तीसरा यहां पे आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर. एंड इतना करने के बाद क्या होगा? कितना जमा करूं मैं? टैक्स कितना जमा करूं? सर टैक्स जमा करने के दो कैलकुलेशन है, दो मेथड हो सकते हैं. पहला मेथड है फिक्स्ड सम मेथड, दूसरा मेथड है सेल्फ असेसमेंट मेथड. पहला मेथड क्या है? फिक्स्ड सम मेथड, और दूसरा मेथड क्या है? सेल्फ असेसमेंट मेथड. पहले मेथड की बात करते हैं. मैं इन मेथड को कब यूज करूंगा? टू डिटरमाइन द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड इन द फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ बाय वे ऑफ द PMT 06. थर्ड मंथ मुझे इन मेथड की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे तो मैं एक्चुअल पेमेंट करूंगा. देयरइन आई एम गोइंग टू मेक द एक्चुअल लायबिलिटी, एक्चुअल टैक्स पेमेंट. ये जो फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ फिक्स सम मेथड है, इसको नॉर्मली हम कैसे समझ सकते हैं? 35% वाली स्कीम. क्या है ये? 35% एज टैक्स लायबिलिटी. इन्होंने कहा कि आप डिपॉजिट करेंगे इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. कितना? 2 पॉइंट है, या तो ये या ये. पहला है 35% और दूसरा है 100%. 35% ऑफ विच अमाउंट? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा प्रीसीडिंग पीरियड का जो रिटर्न फाइलिंग सिस्टम था वो आपका मंथली था या क्वार्टरली था. एज्यूमिंग दैट क्वार्टरली था, जो पीछे वाले में पीरियड में आपने जो टैक्स डिपॉजिट किया है वो 3 महीने का डिपॉजिट किया है. कितना डिपॉजिट किया? वट एवर द अमाउंट मल्टीप्लाई बाय विद 35%. somehow I can say it is dividing 1/3, 33.33 आता है, जिसको राउंड ऑफ कर दिया. इस 35 का सोर्स क्या है? सर टैक्स लायबिलिटी फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर डिवाइडेड बाय 3, तो क्या बन गया? 33.33, जिसको राउंड ऑफ कर दिया 35. ये क्या हम निकाल रहे हैं? नहीं सर, ये रूल प्रिस्क्राइब कर रहा है. कौन सा मेथड आप एडॉप्ट करोगे, इसका इंपैक्ट आएगा सेक्शन 50 के इंटरेस्ट के ऊपर. अगर आप फिक्स सम मेथड कर रहे हैं तो कब लगेगा, क्या लगेगा, और अगर आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं तो कब लगेगा, किस अमाउंट पे लगेगा, कितना लगेगा, पीरियड क्या होगा. We have the 2 example on this particular point. But which method we are selecting, that will also have the impact on interest part. Coming back, अगर मेरा प्रीवियस पीरियड का रिटर्न फाइलिंग सिस्टम क्वार्टरली है, तो जितना आपने पीछे वाले क्वार्टर में टैक्स डिपॉजिट किया है मल्टीप्लाइड बाय 35%. ये आपको कब डिपॉजिट करना है? सर फॉर फर्स्ट मंथ एंड फॉर सेकेंड मंथ, दोनों महीने के लिए सेम अमाउंट होगा. नाउ अगर पीछे वाले पीरियड का जो रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है वो मेरा क्वार्टरली नहीं है, वो क्या है? सर वो मंथली है. पीछे वाले पीरियड का जो रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है वो मंथली है. इन्होंने कहा 100% ऑफ द टैक्स पेड. लास्ट मंथ जो करंट क्वार्टर चल रहा है उसके पीछे वाले महीने में जहां पे आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हो, कितना अमाउंट है उसका टैक्स का 100%. व्हाट इज द नोटिफिकेशन? 85/2020, जो ये 35% वाली पॉइंट की बात कर रहा है. दो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं. मैं चाहूंगा आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन. मैंने पहला पॉइंट लिया कि सर मान लो मैं बात कर रहा हूं अप्रैल टू जून 21 के क्वार्टर की. मैं उसके प्रीसीडिंग क्वार्टर में भी क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा था, और CGST में मैंने 100 रुपए जमा करवाया, SGST में 100 रुपए जमा करवाया, IGST में 50 जमा करवाया.
कितना अमाउंट मैं अप्रैल में डिपॉजिट करूंगा CSI, कितना अमाउंट मैं मई में करूंगा और कितना अमाउंट मैं जून में करूंगा? कैन एनीबडी कंफर्म? Waiting for your answer. I know it's a very simple question, but I need your reply. Absolutely correct. इन ये 35 होगा, ये 35 होगा और ये 17.5 होगा. सेम 35 होगा, 35 होगा, 17.5 होगा. बट इस महीने में आपको ये नहीं करवाना. क्यों? क्योंकि इस महीने में तो आप एक्चुअल में 3B फाइल करेंगे, जहां पे आप एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ द टैक्स पेड यू विल डिस्चार्ज द सेम और ऑफसेट द सेम. सेकंड एग्जांपल, जहां पे आप रिटर्न कैसे फाइल करें? मंथली बेसिस में. तो यहां पे अप्रैल 21 में जो टैक्स डिपॉजिट करेंगे वो 100% होगा ऑफ द प्रीवियस मंथ. मतलब 50C, 50S एंड 80I. सेम अमाउंट इन द नेक्स्ट मंथ, एंड यहां पे मुझे एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके पे करनी है. अब हम बात करते हैं मंथली टैक्स पेमेंट थ्रू दिस मेथड विल नॉट बी अवेलेबल अगर नॉट फर्निश द रिटर्न. अगर रिटर्न फर्निश नहीं किया फॉर द कंप्लीट टैक्स पीरियड प्रीसीडिंग सच मंथ. तो ये जो फिक्स सम मेथड है, ये वाला ऑप्शन कब अवेलेबल नहीं होगा? अगर प्रीसीडिंग मंथ में, जो कि कंप्लीट टैक्स पीरियड का मतलब क्या हुआ? टैक्स पीरियड इन विच द पर्सन इज रजिस्टर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ दैट टैक्स पीरियड टिल द लास्ट डे ऑफ दैट टैक्स पीरियड. मान लो कोई 5 तारीख को रजिस्टर्ड हुआ, 5 मान लो अप्रैल को, उसके लिए कंप्लीट टैक्स पीरियड का मतलब 5 से लेके 30 अप्रैल तक है. Otherwise, it would be the first day of the month and the last day of the month. It will be the tax period. So, ये जो fixed sum method है, इसका ऑप्शन कब अवेलेबल नहीं होगा? कब ऑप्ट नहीं कर सकते? अगर जो इंफॉर्मेशन है, मतलब जो रिटर्न है, नॉट फर्निश द रिटर्न फॉर ए कंप्लीट टैक्स पीरियड प्रीसीडिंग सच मंथ. अब हम बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट. नाम से क्लियर है कि सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या हुआ? मुझे खुद से कैलकुलेट करना है कितना आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है, कितना आरसीएम की लायबिलिटी है, कितनी आईटीसी है एंड नेट अमाउंट आई विल पे. कब मुझे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है? कब मुझे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ में? सर, फर्स्ट मंथ में और सेकेंड मंथ में या तो आपकी टैक्स लायबिलिटी नील है, या तो आपकी टैक्स लायबिलिटी नील है, या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, या सम ऑफ बोथ is sufficient to discharge your tax liability. मुझे 35 रुपीज पे करना था अप्रैल 21 में सीजीएसटी में, 35 एसजीएसटी में, 17.5 आईजीएसटी में. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दोनों को कंबाइंड करके अगर अमाउंट सफिशिएंट है, मुझे पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ये बात लिखी हुई है, खाली एक वर्ड कुमुलेटिव ऐड किया हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं. बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज एडिक्वेट फॉर योर टैक्स लायबिलिटी, और जहां पे लायबिलिटी ही नील है. सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर, बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर इज एडिक्वेट फॉर द कुमुलेटिव टैक्स पीरियड फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर, और जहां पे टैक्स लायबिलिटी नील है तो मुझे पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. कंडीशन कि आपने टैक्स पीरियड, कंप्लीट टैक्स पीरियड के रिटर्न जो भी थे वो आपने फाइल कर दिए. अब मान लो पे तो मुझे 35 रुपए करना था, मुझे सीजीएसटी 35 करना था, गलती से मैंने 3500 कर दिया. आई एम टॉकिंग अबाउट इन द मंथ ऑफ द जून. You were required to deposit the actual amount is 35, but
टाइपोग्राफिकल एरर, टाइपो एरर मान लीजिए, कुछ भी एरर मान लीजिए, गलती से 3500 जमा हो गया। जो ये डिफरेंस है, जो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस का क्या करूंगा मैं? रिफंड लेना चाहता हूं, क्या मैं ले सकता हूं? इन्होंने कहा थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कब तक? जब तक इस क्वार्टर की 3B फाइल नहीं हो जाती। ओनली आफ्टर फाइलिंग द 3B यू कैन अप्लाई फॉर द रिफंड। तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, वो अमाउंट डिपॉजिट ही रहेगा। सेकेंड ऑप्शन, यस आई कैन यूज इन द सब्सिक्वेंट पीरियड। अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अभी तक हमने बात की GSTR 1 के रिगार्ड में। सेकंड बात की हमने मंथली पेमेंट ऑफ द टैक्स के रिगार्ड में, जिसमें हमने दो मेथड का डिटेल में डिस्कशन किया, फिक्स सम मेथड एंड सेकंड सेल्फ असेसमेंट मेथड। अब हम बात करते हैं थोड़ी 3B के रिगार्ड में, GSTR 3B के रिगार्ड में। QRMP स्कीम कौन ऑप्ट कर सकता है? जिसकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। तो जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है, जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो आज की डेट में उसकी ड्यू डेट क्या है? 22 या 24? करेक्ट। वी ऑल नो दैट स्टैगर्ड मैनर में जो हम 3B फाइल कर रहे हैं उसकी ड्यू डेट या तो 22 तारीख है या 24 तारीख है। In 3B, they shall declare the supply made during the quarter, ITC availed during the quarter, and all other details required to be furnished therein. Amount deposited by the registered person in the first 2 months shall be debited for the purpose of offsetting the liability in that quarter of 3B. जो भी आपने PMT 06 में पेमेंट किया है, जो आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए किया है, कौन सा ऑप्शन? मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर। वो जो अमाउंट उसमें एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट यू कैन यूज फॉर ऑफसेटिंग योर GSTR 3B लायबिलिटी। उस क्वार्टर में मैं सभी अपनी टैक्स लायबिलिटी को, जितनी भी ITC सारा डिस्क्लोज करूंगा, और फिर मैं जब मैं टैक्स पेमेंट करूंगा, तो जब मैं ऑफसेट की बात करूंगा, मंथली बेसिस पे जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है, बाय सेलेक्टिंग दैट ऑप्शन, दैट यू कैन यूज फॉर ऑफसेटिंग योर टैक्स लायबिलिटी। अगर कोई अमाउंट बच जाता है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, या तो रिफंड बट आफ्टर फाइलिंग द पर्टिकुलर 3B, और सब्सिक्वेंट पीरियड में मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है? अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या आपने करवा लिया जुलाई टू सितंबर क्वार्टर, एज्यूम दैट इन द मंथ ऑफ द जुलाई आपने कैंसिल करवा लिया रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन ये आता है व्हाट हैपन फॉर अगस्त एंड व्हाट हैपन फॉर सितंबर। अगस्त में ऑब्वियसली कोई टैक्स लायबिलिटी तो आएगी नहीं, बट सितंबर में आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर इस क्वार्टर का 3B फाइल करना मैंडेटरी है। इस क्वार्टर का 3B फाइल करना मैंडेटरी है। So in case of the cancellation of the registration during any of the first 2 months of the quarter, he is still required to furnish 3B for the relevant tax period. छोटा सा एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट एप्लीकेबिलिटी और इंटरेस्ट क्या होगा। एज्यूम दैट यू आर लोकेटेड इन दिल्ली, जिसकी ड्यू डेट क्या है? 3B की आज है, 24 तारीख है। CGST 100 रुपीज, SGST 100 रुपीज, IGST 500 रुपीज। टोटल जो आपने प्रीसीडिंग क्वार्टर में टैक्स पे किया है वो कितना पे किया? 700 रुपए प्रीसीडिंग क्वार्टर में कंप्लीट अमाउंट। अब मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं? सर फिक्स सम मेथड यूज कर रहा हूं। कितना परसेंट है? 35% ऑफ टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ क्वार्टरली और 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ मंथली। क्या है? क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, तो कितना टका? 35%। कितना रुपया आया? मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। 245 मुझे कब डिपॉजिट करना है? अप्रैल 21 में और मई 21 में। मैंने डिपॉजिट कर दिया बाय 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये तो मेरा एक्चुअल है। अब जब मैं 3B फाइल कर रहा था जून को, तो जब मैंने एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की
तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी अप्रैल महीने की कितनी आई 260, मई की कितनी आई 300। एक्चुअल कितना डिपॉजिट किया अप्रैल में 245, कितना डिपॉजिट किया मई में 245। माय क्वेश्चन, will the interest be leviable for the month of the April on rupees 15 and for the month of the May on rupees 55? Will the interest be leviable? सिंपल आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर मैं किसको फॉलो कर रहा हूं? क्या मैं खुद अपनी इच्छा से जमा करवा रहा हूं? नहीं सर, जो फॉर्मूला प्रिस्क्राइब्ड किया गया है जीएसटी लॉ में, मैं उस मेथड को फॉलो करते हुए अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूं और उतना जमा करवा रहा हूं बाय ड्यू डेट। नो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब छोटा सा चेंज करते हैं इस एग्जांपल में। सेम वही 100, 100, 500, मुझे इतना टैक्स डिपॉजिट करना था। मैंने अप्रैल का जो अमाउंट है वो 245 डिपॉजिट किया 30 मई को। मैंने मई का 245 25 जून को। मैंने जून का जो नेट टैक्स लायबिलिटी था वो जमा करवा दिया 25 मई को 3B में। कैन यू टेल मी क्या इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस। अप्रैल में किस डेट से किस डेट तक? क्या मई में एप्लीकेबल होगा? किस डेट से किस डेट तक? क्या जून के लिए एप्लीकेबल होगा? किस डेट से किस डेट तक? या इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज मैंने तो 35% जमा करवा दिया। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। स्मॉल हिंट वुड सफिशिएंट। सर क्वांटम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमाउंट आपने ठीक जमा करवाया, बट अमाउंट आपको जमा कब तक करवाना था सर? 25 तक। कितना डिले है? 6 डेज का। तो आपका 245 के ऊपर 6 डेज का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। मई का आपने प्रॉपर डिपॉजिट किया, नो इंटरेस्ट। जून का जो 3B कब जाना चाहिए? 24 को जाना चाहिए। 1 डेज का इंटरेस्ट यहां पे लगेगा जितनी भी टैक्स लायबिलिटी है 370, सॉरी। ये मैंने आपको एग्जांपल के माध्यम से एक्सप्लेन कर दिया। अब एक पॉइंट और आता है, एक पॉइंट और आता है कि मैंने यहां पे जो PMT 06 था वो मैंने डिपॉजिट किया 30th को इंस्टेड ऑफ 25th। तो क्या कोई लेट फीस भी एप्लीकेबल है? जैसे अभी हमारा क्या है, हम जानते हैं 3B अगर ड्यू डेट में फंडिश नहीं किया तो हमें 50 रुपए पर डे टैक्स लायबिलिटी के केस में और 20 रुपीज पर डे नील टैक्स लायबिलिटी के केस में हमें पर डे डिपॉजिट करना पड़ेगा इन द सब्सिक्वेंट रिटर्न। वो ठीक है, पर वो लेवी है। क्या ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए भी एप्लीकेबल है? आंसर इज नो सर। सेक्शन 47 जो लेट फीस की बात करता है वो किसके ऊपर लेवी है? सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के ऊपर लेवी है। तो यहां पे PMT 06 कोई रिटर्न नहीं है, मात्र एक चालान है। सो नो लेट फीस इज लेविएबल, दैट हैज बीन क्लैरिफाइड। So from my side, first part of the discussion is completed, that QRMP scheme. अब मैं सेकंड पार्ट में आता हूं। अब मैं सेकंड पार्ट में आता हूं 2A 2B के रिगार्ड में। तो भाई बंद हो गई है? चल रहा है 2A 2B बता रहे हो। चुप हो गया। नोटिफिकेशन 81, थोड़ी बात एक बार कर लेते हैं। जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 81। हाँ डेफिनेटली सर, स्लाइड सभी को मैं आशीष जी के साथ में शेयर कर दूंगा जैसे ही मेरा वेबिनार कंप्लीट होगा। इंटर्न विल बी शेयर्ड अमंग ऑल द मेंबर ऑफ द CA फोरम। नोटिफिकेशन 81 जो कि 10 नवंबर और उसी दिन से इफेक्टिव किया गया। इसने क्या किया था? नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन ने सेक्शन 97 को इफेक्टिव किया और जो कि 39(1) एंड ये जो प्रोवाइजो बार बार कहता हूं ये QRMP का प्रोवाइजो है। प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट may notify certain class of the registered person who shall furnish the return for every quarter
तो बाय दिस प्रोवाइजो दे हैव नोटिफाइड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द पर्सन जिनकी वो टर्नओवर अप टू 5 करोड़ एटसेट्रा। सब सेक्शन 2 जो कि कंपोजिशन स्कीम के बारे में बात करता है, इसमें क्या चेंज किया, डेट को जो पहले यहाँ पे 18th डेट लिखी हुई थी उसको हटा के यहाँ पे लिंक कर दिया सच टाइम सच मैनर इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो रूल के साथ लिंक कर दिया। इंपॉर्टेंट है ये समझना थोड़ा सा। हम बात करते हैं जैसे हम बात करते हैं जैसे जो 3B है, जो GSTR 3B है, इसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट हमें मालूम है, बट टैक्स हमें कब तक जमा करवाना है ये बात कहां लिखी हुई है सर, सबसेक्शन 7 में। टैक्स हमें कब तक जमा करवाना है ये बात कहां लिखी हुई है, सबसेक्शन 7 में। आइए सर एक बार रीड करते हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 3B की बात कर रहा है, अदर देन प्रोवाइजो वाला, मतलब अदर देन मंथली, अदर देन क्वार्टरली, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट monthly 3B shall pay to the government tax due as per such return, कब तक, not later than the last date on which is required to furnish such return। मतलब जो ड्यू डेट है GSTR 3B की वही डेट है मेरे को टैक्स पेमेंट करने की, स्पेसिफिकली आपको कहीं पे अलग से नहीं मिलेगा। जैसे अभी क्वार्टरली के केस में हमें अलग से मिल चुका है, हमें अलग से डेट मिल गई है 25th, बट मंथली के केस में आपको एज सच कहीं दिखाई नहीं देगा, तो उसका आंसर कहां मिलेगा, 39(7) में। अब हम बात करते हैं 39(7) तो मंथली की बात करता है, पहला प्रोवाइजो क्वार्टरली 3B की बात करता है, और इसको लिंक कर दिया सच फॉर्म सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। और 39 सेकंड प्रोवाइजो इसमें इंसर्ट किया जो कि कंपोजिशन के रिगार्ड में है, कि कंपोजिशन को भी कब जमा करवाना है, किस तरीके से जमा करवाना है, इसको भी एडिट करके, इसको भी अमेंड करके क्या किया, रूल के साथ लिंक कर दिया। अब हमें कौन बताएगा, सेक्शन नहीं बताएगा, कौन बताएगा, रूल बताएगा, फॉर विच दे कैन इश्यू द नोटिफिकेशन। रूल 15 ये मैं 60 की एक बार बात करनी जरूरी है, थोड़ा इसका इंपैक्ट है 2A और 2B के ऊपर। रूल 60, form and manner for ascertaining the details of inward supply, form and manner for determining for inward supply, ठीक है। अब रूल 60 कंप्लीटली चेंज हुआ है, फुल्ली चेंज हुआ है। क्या कहता है सर, सब रूल 1 जो आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 में फाइल करेंगे वहां पे वर्ड IFF भी आ चुका है, मतलब मंथली बेसिस में 1, और अगर क्वार्टरली ऑप्ट किया है तो फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ IFF। उसकी डिटेल कहां पे रिसिपिएंट को मिलेगी, पार्ट A ऑफ द GSTR 2A अगर रेगुलर टैक्स पेयर है, 4A अगर कंपोजिट है, 6A अगर ISD है। सप्लायर अगर IFF में भी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है तो भी रिसिपिएंट को 2A में मिलेगी। अभी हम टिल सब रूल 6 अभी हम सिर्फ 2A की बात करेंगे और उसके बाद हम 2B की बात करेंगे। सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में, तो वो इंफॉर्मेशन जिसके लिए उसने GSTR 5 फाइल किया है वो इंफॉर्मेशन हमारे 2A में अपीयर होगी इन द पार्ट A। अगर कोई सप्लायर ISD रजिस्टर्ड है तो वो इंफॉर्मेशन मेरे पार्ट B में अपीयर होगी। अगर सप्लायर TDS और TCS कैटेगरी का रजिस्टर्ड पर्सन है तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पार्ट C में अपीयर होगी। अगर कोई मैंने इंपोर्ट किया है आइदर फ्रॉम ओवरसीज और फ्रॉम SEZ, द बोथ डिटेल्स विल कम इन माय पार्ट D ऑफ GSTR 2A। नाउ एवरीवन इज सेइंग 2A तो हमें समझ में आ गया, व्हाट इज द लीगल बैकिंग ऑफ 2B। हर कोई एक क्वेश्चन हमेशा हर बार ही दिमाग में आता है, सर 2B का इतना डिस्कशन हो रहा है, क्या इसकी कोई लीगल बैकिंग है? मैं कह सकता हूं आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ द रूल 60 फ्रॉम 10th ऑफ नवंबर, द सब रूल 7 एंड सब रूल 8 जो पहले नहीं था बट अलग फॉर्म में था, कंप्लीट चेंज हुआ है। बाय सब रूल 7 एंड सब रूल 8 वी कैन से
नाउ द टू बी हैज बीन इंसर्टेड इन द रूल इटसेल्फ एंड मैं एक वर्ड आपको हाईलाइट करवाना चाहूंगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक बार रीड करते हैं, मैं सिर्फ फर्स्ट पैरा रीड करूंगा। इस रूल 60 को मैं सब्सिक्वेंट पार्ट में डिस्कस करूंगा जब मैं टू बी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एन ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट containing the details of ITC, containing the details of input tax credit, मतलब अब जो 2B है, that document will have the details of the eligible ITC shall be made available to the registered person in 2B for every month। क्या कंसिस्ट होगा, सेपरेट स्लाइड है मेरी, ठीक है ना। उसके बाद सब रूल 8 क्या कहता है कि सर ये कब अवेलेबल होगा, ये पर्टिकुलर डेट 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख कब अवेलेबल होगा, इसके बारे में बात करते हैं। बट मैं सिर्फ इतना पॉइंट आपको हाईलाइट करना चाहता हूं कि रूल 60, सब रूल 7 एंड सब रूल 8, इसके कारण इसको लीगल बैकिंग मिल गई, इस प्रोविजन को लीगल बैकिंग मिल चुकी है 2B को, एंड नाउ इट बिकम एप्लीकेबल फॉर असर्टेनमेंट ऑफ द लायबिलिटी। इस पॉइंट की बात कर रहा हूं अभी। नोटिफिकेशन 83 ने क्या किया, जो 3B क्वार्टरली बेसिस में फाइल कर रहे हैं, उन जो 3B क्वार्टरली बेसिस में फाइल करें विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी, उनके लिए GSTR 1 की ड्यू डेट क्या हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ 11th क्या ड्यू डेट हो जाएगी सर, 13th हो जाएगी। करेक्ट। इसको समझिएगा, नोटिफिकेशन 84 ने एक हमारे नोटिफिकेशन 76 को 86 ने 76 को रिवोक कर दिया। क्या था नोटिफिकेशन 76? सिंपल सर, 3B की ड्यू डेट बताता था। क्या इंपैक्ट हुआ सर, क्यों हटाया सर? नोटिफिकेशन 76 वो हमारी मंथली 3B की डेट बताता था, करेक्ट। ऐसे ही होता है ना, 3B की ड्यू डेट का नोटिफिकेशन कैसे आता है सर? वो हमें एक टेबल देते हैं, वहां पे वो डेट लिखी रहती है, फॉर मंथ लिखा रहता है, अक्टूबर को आपको 20 तारीख फाइल करना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। उसके बाद दो प्रोवाइजो होते थे, उसके बाद दो प्रोवाइजो होते थे। वो दो प्रोवाइजो क्या बोलते थे, अगर आप इन पर्टिकुलर स्टेट में फॉल कर रहे हैं और आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, आपके लिए 3B की ड्यू डेट 22 है, एंड आप अदर स्टेट कैटेगरी 2 में फॉल कर रहे हैं तो 24 है। ये हमारा बेस होता था 3B का। इसको हटा दिया, इसको रिवोक कर दिया। क्या, क्यों किया? पहला कि हम जनवरी ऑनवर्ड 3B को मंथली नहीं क्वार्टरली फाइल करेंगे, सो ये हटाना तो जरूरी था। अब इसको हटाया तो दो प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। पहला प्रॉब्लम, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का क्या होगा, और दूसरा प्रॉब्लम वो दो प्रोवाइजो थे जिसके कारण हम अपना रिटर्न स्टेट कैटेगरी 1 में अप टू 5 CR तो 22 को फाइल करते थे, और 2 में स्टेट कैटेगरी 2 में तो 24 को फाइल करते थे। उसका क्या, उसका सॉल्यूशन। अच्छा, और ये प्रॉब्लम कब तक है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये प्रॉब्लम कब तक है? मैं कह सकता हूं सर ये प्रॉब्लम मात्र 31 दिसंबर 2020 तक है। कौन सी प्रॉब्लम सर? नोटिफिकेशन 76 जो 3B की ड्यू डेट के बारे में बात करता है, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की 3B का ड्यू डेट का क्या होगा? पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च की 3B मंथली जो ड्यू डेट फिक्स करता था, अब उसको हटा दिया तो वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। करंट इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए रूल 61 सब रूल 6 को अमेंड किया, एंड पॉइंट टू बी नोटेड, नया बनाया रूल 61 पहले सब रूल 5 तक ही हुआ करता था, नया सब रूल ऐड किया, और जो दो प्रोवाइजो थे ना सर, जो दो प्रोवाइजो थे ना, उसको यहां पे ऐड कर दिया। हर किसी रजिस्टर्ड पर्सन की ड्यू डेट कितनी है, 20 तारीख है, और अगर वो अप टू 5 करोड़ है तो स्टेट में फॉल करता है तो 22, अदरवाइज 24। 31 दिसंबर तक तो ये ठीक है, उसके बाद में ठीक है नहीं सर। क्या किया, वापस उन्होंने रूल 61 को पूरा अमेंड किया है, पूरा अमेंड किया है, और उस नए सब रूल की इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2021 रखी है। ये 61 जो सब रूल 6 है,
कब तक एप्लीकेबल है? एंटायर एग्जिस्टिंग रूल 61 इज एप्लीकेबल टिल 31st दिसंबर एंड फ्रॉम 1st ऑफ जैन एंटायर गोइंग टू बी रिवैप। और नया सब रूल हमारे सामने, नया रूल हमारे सामने आएगा 61, जहां पे ये नहीं होगा, so that the taxpayer can file the GSTR 3B on quarterly along with monthly payment of the tax. Notification 83 I have already discussed. 84 आपके साथ डिस्कस कर लिया। मैं दो छोटी सी बात करता हूं। 87 ITC 04 की डेट को एक्सटेंड 30 नवंबर की है इसने। और ई इनवॉइसिंग में क्या चीज चेंज हुआ है सर? 1 जनवरी 21 से उन टैक्स पेयर के लिए भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा जिनकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर एक्सीडिंग 100 CR। ठीक है, ये मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है। और अब मैं आता हूं सेकंड पार्ट में। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी पॉइंट है, कोई भी 2 मिनट देता हूं मैं आपको। अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछना चाहें तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। टर्नओवर एज पर 100 करोड़, बैलेंस शीट नहीं सर, जीएसटी रिटर्न्स। टू ए टू बी, एक क्वेश्चन, क्या टू बी आने के बाद हम आईटीसी सिर्फ उतना ही ले सकते हैं जितना टू बी में आ रहा है, या वो 10% वाला फंडा आज भी एप्लीकेबल होगा? बस इसी क्वेश्चन का मुझे आंसर करना है। और थोड़ा सा मैं बात में थोड़ा डिस्कस करूंगा 2A और 2B में क्या मतलब बेसिक कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है। 2 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स। आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका बेसिक प्रोविजन कहां से डिराइव होता है? वी ऑल नो सेक्शन 16 क्या है? एलिजिबिलिटी एंड द कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। सबसेक्शन 1 क्या कहता है? हर कोई रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब क्या कंडीशन है, क्या रेस्ट्रिक्शन है, वो कैसे बताई जाएगी? बाय रूल। इसके रिगार्ड में कौन सा रूल प्रिस्क्राइब्ड हुआ? रूल 36 प्रिस्क्राइब्ड हुआ। डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन फॉर क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। रिपीटिंग अगेन, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन फॉर क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट हम सभी को मालूम है सर, रूल 36 सब रूल 1 वो कहता है टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, आरसीएम का ट्रांजैक्शन है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो आपका सेल्फ टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, इंपोर्ट है तो बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए। सो वो सारे डॉक्यूमेंट की बात करता है। ये पॉइंट हमारा आज नहीं है, बट और कोई कंडीशन? यस सर। मेजर कंडीशन क्या थी? जो नई कंडीशन इंसर्ट हुई है रूल 36 सब रूल 4। बड़ा पेनफुल, राइट ना? रूल 36 सब रूल 4 क्या कहता है? बना कब था ये? 9 अक्टूबर 2019 जब आया था तब इसमें 20% था और 1 जनवरी से ये 10% हो गया। ITC in respect of the invoice or the debit notes, details of which has not been uploaded by the supplier under section 37 subsection 1, जो अपलोड कर दी है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या कहता है? जो अपलोड नहीं की है, जो इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं की है
उसका मैक्सिमम आईटीसी कितना ले सकते हो? बोलता है 10%, इनिशियल 20 था फिर 10 था, किसका? एलिजिबल अमाउंट का, और एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे? एलिजिबिलिटी करेंगे वो इनवॉइसेज, वो डेबिट नोट जिसको सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 में ऐड कर दिया। यहां पे बात खत्म हो गई। परसेंटेज दे दिया, और परसेंटेज किसके ऊपर लगाना है? वो बोला एलिजिबल आईटीसी। और एलिजिबल आईटीसी कौन सा एलिजिबल आईटीसी? उन्होंने बोला एलिजिबल आईटीसी जो इंफॉर्मेशन आपके सप्लायर ने ऐड कर दिया, एंड वो कंपोनेंट जिसकी आप एलिजिबल कर सकते हो, उसका हम 10% लेते थे, मिसिंग आईटीसी वीकेंड से। इसके रिगार्ड में डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर इश्यू किया था, सर्कुलर 123। क्या बोला उसमें? डिपार्टमेंट ने कहा कि अभी जो ये नई रेस्ट्रिक्शन है, नया कंडीशन है, इसको अमाउंट को, ब्लॉक अमाउंट को, फिक्स अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास सिस्टम नहीं है। So that once this system is not available with us, the taxpayer has to calculate the restriction on the self assessment basis. मैं initial para of the particular rule, circular 123 मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ ऑफ 11th of November। आईटीसी लेने का तरीका क्या होगा? सीजीएसटी एक्ट एंड द रूल्स ही होगा, उसके ऊपर नहीं हो सकता। बट चूंकि ये नया प्रोविजन है तो रेस्ट्रिक्शन कितना है वो आपको सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे डिसाइड करना होगा। अभी तक कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि 2A की 2B। अभी तक रूल में हमने कहीं नहीं पढ़ा कि 2A 2B या कोई और नया AB। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 के रिगार्ड में। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द 2A एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है। व्हाट वुड बी द आईटीसी एडमिजिबल टू द टैक्स पेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट जो डिटेल्स अपलोड नहीं की है बाय द सप्लायर। अब 2-3 पॉइंट यहां पे हमें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने चाहिए। पहला, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑफ दैट सर्कुलर द वर्ड 2A इज बीइंग यूज्ड। क्यों? क्योंकि हमारे पास 11th of November जब ये 9 अक्टूबर को आया था, जिसको मैं इंप्लीमेंट करना था रूल को अक्टूबर मंथ में, हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट अवेलेबल था? ओनली 2A, एंड दैट 2A वाज आल्सो द डायनेमिक डॉक्यूमेंट। मतलब क्या हुआ डायनेमिक का? डायनेमिक डॉक्यूमेंट का मतलब वो हुआ जो हर बार अपनी फितरत बदलता है, मतलब जो हर बार चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने अगर डाउनलोड कर दिया और मेरा कोई सप्लायर कल कोई जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तो आप 2A कल डाउनलोड करो, वो चेंज हो जाएगा। दैट इज द डायनेमिक डॉक्यूमेंट। एंड व्हाट इज द अपोजिट वर्ड? स्टैटिक डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ द डायनेमिक? दैट इज स्टैटिक वर्ड। बिकॉज 2A एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं की तो क्या रहेगा, तरीका क्या रहेगा आईटीसी लेने का? व्हाट वुड बी द एलिजिबल आईटीसी? तो जो इंफॉर्मेशन, जो इनवॉइसेस सप्लाई ने 37(1) में अपलोड किए, उसका सोर्स 2A रहेगा मेरे पास में, क्योंकि मैं तो सप्लायर का जीएसटीआर 1 चेक नहीं कर सकता। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक वर्ड लिखा 2A ऑफ विच डेट। 2A ऑफ विच डेट? सर 2A ऑफ पर्टिकुलर ड्यू डेट ऑफ द 37। मतलब 11 तारीख जो कि ड्यू डेट थी मंथली के केस में, उसकी मिडनाइट का 2A आपको चाहिए। बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिटरमाइन द आईटीसी अकॉर्डिंग टू द रूल 36 सब रूल 4। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर नवंबर 2019 में 2A के सामने तो डेट भी नहीं आती थी। अभी तो 2A में कॉरेस्पॉन्डिंग जीएसटीआर 1 उसकी फाइलिंग डेट मंथ आ रहा है, बट द फीचर was not available in the last year, so we do not have any option. We do not have any option. जो भी हमारा 2A था वो 11 को मिडनाइट पर ठीक 12 बजे अगर डाउनलोड किया तो ठीक है, अदरवाइज कोई श्योरिटी नहीं है। ना मैं जानता हूं ना डिपार्टमेंट।
दैट वाज द मेन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, कोई हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जो स्टैटिक डॉक्यूमेंट हो, जो चेंज नहीं हो, कोई एक पर्टिकुलर ड्यू डेट के बाद में, और उसको मैं आज डाउनलोड करूं, कल करूं, चाहे परसों करूं। दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट, दैट बिकम द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ GSTR 2B। Please note one thing, neither the word 2A or nor the 2B has been written in the rule 36(4). But एक मैंने आपको बेस बताया रूल 60 सब रूल 7, जहां पे 2B की लीगल बैकिंग दी है, और वहां पे उन्होंने कहा है कि 2B में आपको कितना ITC मिलेगा वो डिटेल बताई जाएगी, पहला। दूसरा, अगर मैं सर्कुलर 123 को रेफर करता हूं तो वहां पे भी क्या कहा गया है कि सर particular document details of which has been uploaded by the supplier on the due date, and which is nothing but the GSTR 2B. I hope it's clear। तो invoice not uploaded तो वो 10% वाला अमाउंट एज पर 2A वो ठीक है। अब जैसा मैंने कहा था कि मैं रूल 60 एक बार बात करता हूं, ये जरूरी है। रूल 60 सब रूल 7 जो मैंने अभी आपको कहा था, इसमें कब मैं यहां पे क्या रीड कर रहा हूं सर, किस पीरियड का, विच पीरियड का डेटा, विच पीरियड वुड रिफ्लेक्ट इन द GSTR 2B। फर्स्ट केस में मैं बात कर रहा हूं जहां पे सप्लायर GSTR 1 मंथली बेसिस पर फाइल कर रहा है। से फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट सितंबर मंथ, तो पीछे वाला महीना अक्टूबर का जो भी ड्यू डेट है दैट वुड बी 11, उसके बाद वाला डेट, मतलब 12 सितंबर से लेके करंट मंथ सितंबर, इसका ड्यू डेट 11 अक्टूबर। अगर मेरा सप्लायर GSTR 1, मान लो मेरे जितने भी सप्लायर है सारे मंथली फाइल कर रहे हैं, तब मेरे GSTR 1 में कौन सी डिटेल आएगी सर, मेरे GSTR 1 में कौन सी डिटेल आएगी जो 12 तारीख से लेके 12 सितंबर से लेके 11 अक्टूबर तक किसी भी सप्लायर ने कोई से भी मंथ का GSTR 1 फाइल किया है, वो मेरे यहां पे अपीयर होगा। सी 2B में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, विच GSTR 1 इज फाइल्ड, इग्नोर, व्हेन इट इज फाइल्ड कंसिडर्ड। अगर 12 सितंबर से लेके 11 अक्टूबर तक किसी ने फाइल किया, इट विल अपीयर इन माय 2B फॉर द मंथ ऑफ द सितंबर। अब मैं बात करता हूं, अगर GSTR 1 क्वार्टरली फाइल कर रहा है तो किस पीरियड का डेटा आएगा। फर्स्ट मंथ जुलाई की बात कर लेता हूं, जुलाई में प्रीसीडिंग मंथ मतलब जून का जो ड्यू डेट है ऑब्वियसली क्या होगा, 13 जुलाई। हमने अभी नोटिफिकेशन 83 पढ़ा था ना सर, कि अगर कोई क्वार्टरली 3B फाइल कर रहा है तो उसके लिए GSTR 1 की ड्यू डेट क्या है, इंस्टेड ऑफ 11th इट इज 13th। सो 13 जुलाई के बाद का ड्यू डेट मतलब 14th से लेके करंट मंथ जुलाई का ड्यू डेट 13 अगस्त। मैं IFF की बात कर रहा हूं, मैं GSTR 1 की बात नहीं कर रहा। यहां पे जो पिंक से हाईलाइट किया है वो IFF है, जो येलो से हाईलाइट किया है वो मेरा क्या है, GSTR 1 है। From 14th to 13th of August, from 14th to 13th of August, ये जो डेटा जो भी सप्लायर इस पीरियड में GSTR 1 फाइल करेगा वो डेटा मेरे जुलाई के 2B में आएगा। नेक्स्ट मंथ अगस्त में बात करते हैं। अगस्त के लिए इन्होंने कहा कि अगस्त का IFF का ड्यू डेट क्या होगा, 13th of September, एंड प्रीवियस मंथ के ड्यू डेट के बाद की डेट 14th of August। लास्ट मंथ में जिसमें मैं GSTR 1 मेरा सप्लायर फाइल करेगा, सो सितंबर में क्या आएगा, सितंबर का GSTR 1 का ड्यू डेट 13 तारीख, और इसके पीछे वाले IFF का ड्यू डेट का बाद का डेट 14 सितंबर। सो दिस वुड बी द पीरियड ऑफ GSTR 2B, जहां पे 2B का जहां पे इंफॉर्मेशन आएगी मेरे 2B में GSTR 1 की। अब एक पॉइंट है, रूल 60 सब रूल 8 की मैं बात कर रहा हूं, कौन सी डेट को 2B में डाउनलोड कर सकता हूं। इन्होंने कहा अगर आपका GSTR 1 सप्लायर मंथली फाइल कर रहा है तो इसकी जो ड्यू डेट है उसके बाद दैट इज 12th, और अगर आपका GSTR सप्लायर GST रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर रहा है तो IFF की ड्यू डेट दैट इज 14th,
विच एवर इज लेटर। ठीक है, ये पहले महीने और दूसरे महीने के लिए बात की है। तीसरे महीने IFF तो होगा नहीं, ओनली GSTR1 होगा। तो जो भी ड्यू डेट है GSTR1 की उसके बाद, मतलब 14 तारीख। लास्ट स्लाइड है, प्रोबेबली लास्ट स्लाइड है मेरी। ये मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है 2B में और 2A में। सॉरी, पहला डिफरेंस तो हम बात कर चुके हैं, 2A इज द डायनेमिक डॉक्यूमेंट, 2B इज द स्टैटिक डॉक्यूमेंट। मैं अगर बात कर रहा हूं GSTR 2A फॉर द मंथ ऑफ द सितंबर, मुझे 2A सितंबर मंथ का देखना है और मुझे ये देखना है इसमें क्या इंफॉर्मेशन आएगा। पहला बात, GSTR 1, जब भी किसी सप्लायर ने कभी भी फाइलिंग डेट इररिलेवेंट, जब भी GSTR 1 सप्लायर ने फाइल किया है फॉर द इनवॉइसेस ऑफ सितंबर 20, वो मेरे यहां पे ऐड होता जाएगा। भले आज फाइल करे, कल फाइल करे, ड्यू डेट के अंदर फाइल करे, ड्यू डेट के बाद करे, साल खत्म होने के बाद करे, कब भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा 2A बार बार अपडेट होता जाएगा। सो कंक्लूजन क्या है? द फाइलिंग डेट इज इररिलेवेंट, द period of the GSTR1 is relevant to when I'm talking about the GSTR 2A. Now I'm talking about the GSTR 2B. Reverse the situation. Filing date is important. When which period of the GSTR1 you are filing irrelevant. सर आप जुलाई का फाइल करो, अगस्त का करो, सितंबर का करो, पिछले वाले साल का करो, उसके पिछले वाले साल का करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। It will be added in the 2B of the September provided the data has been, the GSTR1 has been filed between this period. अगर सप्लायर ने GSTR1 इस पीरियड में फाइल किया तो रिसिपिएंट के 2B कौन से महीने में रिफ्लेक्ट करेगा? सितंबर में। कहने का मतलब क्या है? 2B सितंबर का वो इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा जो किसी भी इनवॉइस, किसी भी डेट का इनवॉइस हो सकता है, बट फाइलिंग डेट इस पीरियड की है तो वो सारे इंफॉर्मेशन यहां पे अपीयर होगी। मेरा मेन क्वेश्चन क्या था? क्या 2B के बाद 36(4) की रिक्वायरमेंट है? क्या 10% का क्राइटेरिया अभी भी मैं फॉलो कर सकता हूं? मेरा व्यू है यस, क्योंकि 2A और 2B तो एक सपोर्टिंग अमाउंट दे रहे हैं कि कितना एलिजिबल क्रेडिट है जो आपका सप्लायर ऐड कर चुका है आइदर IFF और R1 के थ्रू। बट 36(4) क्या कहता है? जितना एलिजिबल है एज पर द अमाउंट अपलोडेड बाय द सप्लायर, उसका 10% आप ऐड करोगे इफ देयर इज ए मिसिंग इनवॉइसेस। सो इन माय व्यू, even after 2B, you have to you can apply the 10% criteria, you can apply the additional amount of the ITC of 10%. From my side, आशीष जी, वेबिनार डिस्कशन जो भी था, आपने जो मुझे टॉपिक दिया, मेरी तरफ से कंप्लीट है। नाउ इट्स ओवर टू यू सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे पार्टिसिपेंट्स को, अगर कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज क्लियर कर लें। सर मैं एक बार YouTube पे भी चेक कर लेता हूँ कोई क्वेरीज आई है क्या। YouTube पे भी अभी कोई क्वेरीज नहीं है। एक शाह साहब ने क्वेरी पूछी है पर्सनल, सर जो अभी 3B मंथली एंड R1 फॉर पर्सन हैविंग द टर्नओवर, वो सिस्टम 121 अवेलेबल नहीं है क्या? नहीं सर, यही तो चेंज हो जाएगा। अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो टैक्स मंथली, IFF मंथली और 3B एंड 1 क्वार्टरली, ये चेंज हो जाएगा। बट ये भी ऑप्शनल आपके पास में, अगर आप फिर भी ऑप्ट नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली उसमें जा सकते हैं, क्वार्टरली मंथली में जा सकते हैं, जैसा अभी फाइल कर रहे हैं मान लो। साहब काइंडली कंफर्म दैट योर पॉइंट इज क्लियर। ठीक है सर, एनी अदर क्वेश्चन?
अरुण सर, आई थिंक एक इश्यू और अराइज हो जाएगा हाँ बताएं सर, बताएं। कि जो मंथली पेमेंट करेंगे क्यूएमपीएस स्कीम में, अगर फिक्स्ड सम वाले मेथड में नहीं जाते हैं तो मंथली कैलकुलेट करेंगे हमारा आउटपुट कितना, इनपुट कितना है, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे। तो मंथली जो हमारा अलग अलग हेडवाइज पेमेंट निकलेगा, कुछ आई में, कुछ सीजीएसटी में, कुछ एसजीएसटी में, क्वार्टरली क्यूमुलेटिव होने के बाद पॉसिबिलिटी है कि अमाउंट तो सेम है बट हेड्स चेंज हो जाए। अमाउंट सेम है बट हेड्स चेंज हो जाए कि जो टैक्स पहले आईजीएसटी के हेड में पे होना था मंथली की कैलकुलेशन में, वो क्वार्टरली की कैलकुलेशन में हो सकता है आईजीएसटी में ना जमा होना हो, सीजीएसटी में जमा होना हो या एसजीएसटी में जमा होना हो। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आ सकती है बाद में। फुल्ली एग्री, बट मुझे जहां तक लग रहा है अभी एज ऑफ नाउ जो मैं कह सकता हूं, एक छोटा सा सॉल्यूशन अवेलेबल है मेरे पास में, जो अभी पीएमटी 09 वाला ऑप्शन था ना, राइट, हेड ट्रांसफर वाला। हेड ट्रांसफर का, तो शायद वो काम करेगा इस ड्रॉप डाउन के लिए भी। हाँ, राइट राइट राइट। सर आई डोंट थिंक और कोई क्वेरीज हैं पार्टिसिपेंट्स की। करेक्ट करेक्ट, आपके पास आई है पर्सनली कोई क्वेरीज? आपके पास तो नहीं आई ना चैट बॉक्स में पर्सनली? नहीं सर, एक ही क्वेरी आई थी साहब की, विच आई हैव रिवर्टेड। ठीक है ठीक है। नो, आई वुड लाइक टू थैंक यू सर। आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत आराम से इतने बढ़िया से समझाए हैं कि सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। और दिख रहा था आपकी शीट्स में कि आपने कितनी मेहनत की होगी इतनी सारी वर्किंग को बनाने के लिए, समझने के लिए, फिर प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you for giving your precious time, sir, and sharing your precious knowledge. यस सर, थैंक यू सर। And thank you, Manoj Patavri ji, sir, for giving me this opportunity. So, should I wind up, sir? Yes, please. Thank you. Thank you, sir.